अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं शोजा अहमद ख़ान आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर खैर मकदम करता हूँ। आज हम मौजूद हैं जनाब अज़ीम ख़ान नंबरदार के घर पर और हम सभी लोग इनकी फ़ैमिली को बाराबस्ती के अंदर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस वक्त अज़ीम भाई जो हैं वो अपने गांव चंदियाना के मौजूदा प्रधान भी हैं और इस बार वो अपनी राजनीति को और आगे बढ़ाकर लेकर जा रहे हैं और इस बार वो वार्ड नंबर 2 से ज़िला पंचायत का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो आज हम उनसे ख़ास बातचीत करेंगे इनके करियर को लेकर, इनकी राजनीति को लेकर और किस तरह की राजनीति इनकी यहाँ पर चल रही है और क्या तैयारियाँ हैं इनकी इलेक्शन को लेकर। अज़ीम भाई, सबसे पहले आपका हमारे इस प्रोग्राम के अंदर खैर मकदम है। आप अपने बारे में सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने जो ज़िला पंचायत वार्ड नंबर 2 से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला लिया है, क्योंकि आप अभी तक गांव चंदियाना के प्रधान थे, तो आपने ज़िला पंचायत इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला क्यों लिया? शुक्रिया सदफ भाई, आपने मुझे मौका दिया और आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है वो आपके सामने रख सकूँ। सबसे पहले तो ये कि मैं फ़िलहाल ग्राम प्रधान हूँ चंदियाने का वर्तमान जी। और अब फ़िलहाल ज़िला पंचायत में आने का निर्णय लिया। वो निर्णय इस बिहाफ़ पे लिया क्योंकि मेरा तो फ़िलहाल मोटिव नहीं था कि मैं प्रधानी भी लड़ूँ, लेकिन जब सब ने कहा मुझसे, आगे क्षेत्र के मेरे जो मौजूद लोग थे, जो ज़िम्मेदार लोग थे आसपास गांवों के, अपने क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 के, उन्होंने आके मुझसे ये चीज़ मेरे सामने प्रस्ताव एक रखा कि हाँ जी, हमें लगता है कि आप इस चीज़ के लिए लायकवर हो। तो तब मैंने अपने बड़ों से मशवरा करा, बड़ों ने जब मुझे साथ दिया तो तब जाके हमने ये फ़ैसला करा, ठीक है हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। तो आपकी किस तरह की तैयारी अभी तक आपको देखने को मिल रही है? आप किस तरह की तैयारी में लगे हुए हैं? फ़िलहाल सदफ भाई देखिए, तैयारी हमारी लगभग चलते चलते आज साल भर हो गया है और साल भर से हम पिछले बकरीद पे हमने ये फ़ैसला लिया था कि हाँ जी, हम मैदान में आएंगे और वार्ड नंबर 2 से ज़िला पंचायत प्रत्याशी हम रहेंगे। और तब से हम तकरीबन अच्छे बुरे में सबके जनता के साथ हम अगर कुछ बुरी ख़बर है तो उसके अंदर भी हम मौके पे पहुंचते हैं, कोई अच्छी ख़बर है, कोई हमें याद करता है तो तब भी हम पहुंचते हैं। बाकी किसी भी तरीके का एतबार का क्षेत्र के अंदर कोई मेरे लायक कोई काम होता है जिसके अंदर जनता मुझसे सहयोग चाहती है जी। या मेरा वहाँ पे मौजूदगी चाहती है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उनके बीच रहूँ और उनके जो भी काम हैं मैं उस काम के लायक हूँ और मैं उनका काम वो करवा सकूँ। वार्ड नंबर 2 की जनता बदलाव चाहती है, वो चाहती है कि हमारे सामने कोई और कैंडिडेट जीत कर आए। भाई फ़िलहाल तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, जनता बदलाव चाहती है। वार्ड नंबर 2 पे हमेशा अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो रिपीट अभी तक तो कोई कैंडिडेट हुआ नहीं है। जो एक बार जीत गया वो दोबारा उसको मौका मिला नहीं है। क्या वजह रही, किस वजह से नहीं मिल पाया वो? वजह उनके काम ऐसे रहे या मतलब वो जो अपने वादे उन्होंने करे तो उन पर खरे नहीं उतर पाए? देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली एतबार तो ये है कि कुछ अच्छा पिछले की अगर मैं बात करूं तो उसकी शिकायत सुनने में ये मिलती है कि भाई वो तो क्षेत्र में नज़र आए ही नहीं, कि भाई वो बन गए, उसके बाद उन्हें जनता ने मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद फिर उसके बाद वो बहुत लिमिटेड क्षेत्र में रहे, वो ज़्यादातर उन्होंने वक्त जो था बाहर ही गुजार दिया। जो वर्तमान हैं उनका मामला ये है कि हाँ जी, लोग बाग कहते हैं वो अवेलेबल तो रहे जी और उन्होंने काम भी करवाए, लेकिन वो काम जो थे वो सिर्फ सड़कों तक सीमित रह गए। अब उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं कि उन्होंने किसी भी सम्मानित व्यक्ति को इज्जत नहीं दी, जो लोकल लीडरशिप है गांव की। जी। तो वो शिकायत इतनी बड़ी है कि आप अपने आप को इतना बड़ा समझ बैठे कि आपने बाकी सबको बहुत नीचे गिरा हुआ समझ नकार दिया सभी लोगों को। आप जिम्मेदार आदमी जो थे, गांव के इज्जतदार आदमी जो थे, आपने ये सोचा कि नहीं जी, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो भी हूँ मैं हूँ। जो भी हूँ मैं। तो वो घमंड जो आ गया ना, तो वो जनता वो घमंड ज़रूर तोड़ेगी। अच्छा। तो वो बदलाव मांग रही है इसी चीज़ पे। और प्लस कोई भी हो जनता, मैं कह रहा हूँ वोटर कभी नहीं चाहता कि बंटवारे की राजनीति हो। आपका क्या मकसद है? आपको एक अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त से नवाज दिया, आपको एक पद पे बिठा दिया, ओहदे पे बिठा दिया। आप कौन होते हैं बीडीसी लड़ाने वाले किसी गांव के अंदर? आप कौन होते हैं प्रधान पद के उम्मीदवार चुनने वाले? लेकिन ये साहब हर जगह यही काम कर रहे हैं। जिस वक्त के मौजूदा जिला पंचायत हर जगह आप कहीं पे भी जाइए, आप सुन लीजिए कि फलां साहब जो है वो राफे भैया ने कह दिया कि भैया तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आप जब इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए तो ये आपके डाउनफॉल की शुरुआत है।
आपके लिए तो सब सर्व सम्मान है, सबको बराबर लेके चलिए आप। तो अभी बातचीत कर रहे हैं पठानों को लेकर, बाराबस्ती को लेकर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमेशा पठानों के वोटों का इस्तेमाल किया गया है और उनको वो क्रेडिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था? नहीं, बेशक मैं आपकी इस बात को मानता हूँ। और देखिए, सिर्फ वोट बैंक बन कर रह गए हम जी। और हमारे लिए जिस वक्त हम ये उम्मीद रखते हैं, चलो मान लिया आपने हमारे लिए कोई विकास नहीं करा, लेकिन एक परेशानी के वक्त जब मैं खड़ा होकर आपको पुकारता हूँ तो उसके बाद भी मुझे धोखा मिलता है। जी। नेता ये सोचता है कि हाँ जी, मैं इसके साथ लग के अगर थाने चला गया या मैंने इसकी अगर सिफारिश कर दी तो मेरे फलां वोट जो हैं वो कट मुझसे न कट जाएंगे और नाराज़ हो जाएंगे। तो कोई आवाज़ उठाता ही नहीं, बोलता ही नहीं। तो मुझे तो लगता है कि हमारे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे आदमी की, जो मैं ही नहीं कहता खाली बस पठान बरस सभी पे ध्यान दे, हर लेकिन community- वो कम से कम बराबरी का दर्जा तो दे। बराबरी का दर्जा दे। वो कम से कम जितना सम्मान दूसरों को दे रहा है उतना सम्मान तो दे। जैसे दूसरों के लिए खड़ा है ऐसे उनके लिए तो खड़ा रहे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं उनकी आवाज़ बनूँ। जी। मुझे एक मौका दें सब लोग, मैं लेके चलूँगा, मैं सबकी आवाज़ें उठाऊँगा और मैं इंशाअल्लाह ताला उनको वो चीज़ करके दिखाऊँगा कि मैं किसी भी समाज के लोग हों सबको सब सम्मान दूंगा, सबका साथ सबका मैं विकास। सबको साथ लेके चलूँगा। मैं किसी की तरफ बंटवारे की राजनीति नहीं करूँगा। मेरे लिए जो आदमी मेरा चुनाव लड़ा रहा है वो भी मेरा है, जो नहीं मुझे लड़ा रहा कल को हो जाएगा मेरा। जी जी। मौका तो दो। तो जब हम अब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वार्ड नंबर 2 से, आप 5 साल मौजूदा प्रधान हैं चंदियाने के। जब आप 5 साल पहले इलेक्शन लड़े थे तो क्या उसके बाद आपके गांव चंदियाना में बदलाव हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या स्थितियां बदली? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए एक वर्किंग मॉडल होगा कि आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे बाराबस्ती वार्ड नंबर 2 के गाँवों के अंदर। तो आपने क्या बदलाव किया है पिछले 5 सालों अपने गाँव के अंदर, उसके बारे में आप बताइए हमें, ताकि आप पब्लिक आपको वोट दे। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपको इस चीज़ के लिए भी फोकस करेंगे। कभी देखो ये 5 साल चंदियाना के प्रधान रहे, इन्होंने कुछ काम किया नहीं, अब ये ज़िला पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो आप अपने गांव के विकास के लिए आपने कितना काम किया पिछले 5 साल में? सदफ भाई देखिए, इस बात का तो मेरी राय में ये है कि आप इसका फीडबैक अगर मेरी गांव की जनता से लें जी, तो वो और ज़्यादा अच्छा आपको फीडबैक देंगे। देखिए, मैं तो अपने बारे में 2 बातें अच्छी बताऊंगा जी, जी। कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन असल फीडबैक गांव के लोग देंगे। मतलब क्या स्थितियाँ बदली हैं? बस ये है स्थितियाँ, देखिए जो हमने जो काम करवाए, अब जैसे एक छोटे से काम के मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ एक पोखर है पीछे की साइड, वहाँ पर एक रास्ता हुआ करता था जो कि एलआर बस्ती में हमारे यहाँ जाता है। जी। तो तालाब की वजह से, उस पे पानी के प्रभाव की वजह से वो रास्ता जो था कहीं ना कहीं डूब चुका था। जी। वो रास्ता जो था उसकी फंडिंग जो थी वो फंडिंग एमपी के कोटे से थी प्लस एमएलए के कोटे से थी। हमने बहुत गुहार करी कि हाँ जी कोई एमपी कोई एमएलए हमारी इसमें मदद कर दे कि हाँ जी भैया जो काम उन्होंने करा था उसी का फंड का पैसा दोबारा से लग जाए। जी। लेकिन जब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया तो उस काम को दोबारा से मैंने कराया। उस काम को, वो जो दीवारें थीं तालाब के अंदर जो लगनी थी जी। जी। बीच से उसको गुजारना, दोनों तरफ दीवार लगाना, मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा चौड़ा काम शायद किसी प्रधान ने किसी भी गांव में कराया होगा। मैंने वो करवाया, दीवारें बनवाई, उसके बाद फिर भराव उसका मैंने करवाया जो कि लगभग अगर आप टोटल मान के चलें तो 20 लाख से भी ऊपर का वो काम बैठ जाएगा, बजट था उसका। जी। लेकिन मैंने वहाँ पे वो लगा के मेहनत करके, क्योंकि लोग बाग उससे अफेक्टेड थे, क्योंकि वहाँ से उनका निकलना बढ़ना बंद था, उनका रास्ता बंद था। थोड़ी बहुत भी बरसात हुई नहीं, मतलब बरसात तो छोड़िए, बरसात में तो इतनी बुरी हालत थी कि आदमी इतना डूब जाता था जी। लेकिन बिना बरसात के भी वहाँ पे पानी रहता था, लोग बाग का आना जाना बंद था। जी। तो हमने तो वो एमपी एमएलए कोटे वाला काम करवाया और फिर उसके बाद प्रमुख साहब से थोड़ी सी हमने हेल्प ली इसके अंदर, तब जाके उस पर हमने सड़क भी बनवाई। तो दूसरा हमने सीसी रोड जो होते हैं कॉमनली, ये हमने बहुत लंबे लंबे बनवाए, नेटवर्क उसका, मतलब जो कि हमारे कोटे से नहीं, प्रमुख के कोटे से होते हैं या जिला पंचायत के कोटे से होते हैं। सभी जगह कोशिश की आपने? लेकिन मुझे इनकी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा। देखिए, उन्होंने मदद करी, प्रमुख साहब का मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करी, उन्होंने हमारे यहाँ दिए 2 रास्ते जी। लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े अपनी सड़कें अपनी बनवाई इसी अपनी प्रधानी के कोटे से। दूसरा, हमारे यहाँ एक अस्पताल हुआ करता था, सरकारी अस्पताल। वर्तमान की स्थिति तो उसकी थोड़ी ख़राब है, लेकिन पहले से कभी वो एक्टिवेट था ही नहीं। अच्छा। एक साहब ने वो डोनेट करी थी जगह, वहाँ पे वो अस्पताल बन गया, लेकिन वो कभी एक्टिव मोड में आया नहीं। जी।
तो मैंने प्रधान बनने से पहले इस चीज़ का संकल्प लिया था कि मैं इंशाल्लाह ताला इसको एक्टिवेट करूँगा और इंशाल्लाह यहाँ पे कोई डॉक्टर बिठाऊँगा जी। जिससे कम से कम एटलीस्ट गांव वालों को फर्स्ट एड मिलती रहे। तो हमने वो काम करा। प्रधान बनने के बाद हमने कोशिश करी, तो हमने एक कॉमन हेल्थ वर्कर होता है वो, उसकी नियुक्ति हमने यहाँ पे कराई और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया। फ्री में दवाई, फ्री में जांच, तो जो फर्स्ट एड के अवेलेबल सुविधा हो सकती थी वो सारी की सारी अवेलेबल कराई। काम भी कराया अस्पताल के अंदर, सब कुछ कराया। लेकिन कुछ टाइम के बाद अब प्रशासन का क्या था रुख, क्या नहीं था, किसकी वजह से वो उसे यहाँ से तबादला कर दिया गया, उसको कहीं और भेज दिया गया। तब से थोड़ा वो स्थिति ख़राब हो गई उस अस्पताल की। लेकिन मेरी कोशिश ये है आज भी गुहार, अगर वो इंशाल्लाह ताला मुझे मिल जाता है कोई, तो उसको यहाँ पे बिठाया जाए और गांव की जनता को काम कराया जाए। तो ये एक दो काम है जो कि हमने एक्स्ट्रा करे। फिर जैसे मॉडल विलेज का कॉन्सेप्ट था, उसके लिए भागा दौड़ी करी हमने, सरकार से हमें उसकी अनुमति मिली और गांव के अंदर उससे रिलेटेड काम हुए। जैसे जो वेस्ट मैनेजमेंट का होता है, खाद वाद बनाना, वो सब, वो सेंटर बना हुआ है। अभी वो एक्टिवेट फुली तरीके से नहीं है, लेकिन हाँ वो बन गया है, उसे बनवा दिया है। फिर कूड़े की समस्या थी, कूड़ा घर घर से उठाना, वो सरकार को मुहिम, कुछ पॉइंट्स हमने दिए, कुछ सरकार ने हमारी मदद करी, कुछ उन्होंने दिया, मामला कंट्रीब्यूट करा, तो तब जाके ये सारी चीज़ें बनती चली गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये है कि कूड़ा घर घर से उठ जाता है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि मैंने करे हैं गांव के अंदर। और एक छोटी सी बात ये है कि गांव के अंदर, हर गांव के अंदर पंचायत घर बने। हमारे गांव के अंदर ग्राम समाज की जगह नहीं थी जहाँ पे पंचायत घर बन सके जी। तो उसके अंदर हमने अपना लैंड डोनेट करा, अपना पर्सनल लैंड। मैंने 200 गज जगह दी अपनी आबादी की, जिसके अंदर बने कि क्योंकि हमारा गांव पीछा ना रहे इस चीज़ के अंदर। तो बिना लोभ लालच के वो चीज़ फ्री में हम जगह डोनेट करी, जिसकी वैल्यू मैं कह रहा हूँ बुरे से बुरे की, अब अगर सोचो तो 15-20 लाख की उसकी वैल्यू है। क्या वो बन गया या अभी? हाँ बन गया, पंचायत घर बन चुका? हाँ एक्टिव है, चल रहा है। तो और हम तो ये सोचते हैं कि हाँ जी हम जितना हो सके सोसाइटी को दें, गांव वालों को दें। तो इसी मॉडल पे मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा, मैं आगे भी काम करूँ। अगर मुझे अल्लाह ताला वो इज़्ज़त से नवाजता कि मैं ज़िला पंचायत बनता हूँ, तो मैं तो हर तरीके से कोशिश ये करूँगा कि मैं हमेशा तैयार रहूँ, देने के लिए रहूँ। जी जी। कभी मेरा हाथ ये ना हो क्या मैं किसी से मदद ले जी, लेकिन हमेशा मैं तो कोशिश ये रहती है कि मेरा हाथ यूँ रहे। तो बस अल्लाह ताला इस चीज़ पे मुझे कायम रखे, अल्लाह ताला मुझे इतनी इज़्ज़त दे कि हाँ जी ये हमेशा रहे। क्या आपकी जो ज़िला पंचायत के जो आपका इलेक्शन आने वाला है, क्या इसकी जो रिज़ल्ट होगा, क्या आपकी तो क्या ये राजनीति जो ज़िला पंचायत का रिजल्ट आएगा ये तय करेगा कि आप आगे इलेक्शन राजनीति में बने रहेंगे या नहीं? देखिए सर भाई, इस पे तो मैं कमेंट अभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि पहली चीज़ तो ये कि मैं एक वर्किंग क्लास आदमी था जी। मैं जॉब कर रहा था बैंक के अंदर, और उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे याद करा और कहा कि भैया तुम्हें गांव जाकर ये करना है। तो मैं आ गया, मैंने करा भी, जो मैं बेस्ट अपना दे सकता था वो मैंने दिया भी। लेकिन उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा ये लगा कि बस ठीक है मैंने कर लिया, मैं बैक टू अपनी नॉर्मल लाइफ जो थी वहाँ जाऊँगा मैं। अच्छा। और मैं उसमें लगूँगा। लेकिन मुझे क्षेत्र के लोगों ने इस लायक समझा तो मैं ज़िला पंचायत में आ गया मैं। तो इसके बारे में मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता, अल्लाह ताला इज़्ज़त दे और लोग बाग अगर कहेंगे तो वाई नॉट, देखा जाएगा परिस्थिति के हिसाब से। लेकिन फ़िलहाल अभी कोई प्लान नहीं है। आपकी एजुकेशन क्या है, आप मतलब कहाँ तक पढ़े लिखे हुए हैं, आपकी तालीम क्या है, इस बारे में आप हमें बताइए। जी शुक्रिया सर भाई। देखिए ऐसा है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि योर फर्स्ट स्कूल आर योर पेरेंट्स। सबसे पहले तरबियत जो दी है वो हमारे माँ बाप ने दी है। देखिए, और मैं खुदा का बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया। मैं आई वॉज देयर इन अ बोर्डिंग स्कूल इन नैनीताल फॉर ऑलमोस्ट लाइक 11 ईयर्स। मैंने वहाँ पढ़ाई करी अपनी नैनीताल में। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो करी जामिया से करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी मैंने, बीकॉम करा, MBA करा। फिर उसके बाद मैं बैंक में एक जॉब कर रहा था, इंग्लैंड का बैंक है बार्कलेस बैंक, उसके अंदर मैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे था। तो आई वॉज लिविंग अ गुड लाइफ। बट बाद में फिर घर वालों के बड़ों ने ये फ़ैसला लिया कि नहीं, जब लॉकडाउन लगा, स्थिति को देखते, परिस्थितियों को, बड़ों ने मुझसे ये कहा कि नहीं जी प्रधानी में आओ, तुम्हारी ज़रूरत है गांव को। तो हमने ये कदम उठाया और हम इसके अंदर आ गए। और मुझे लगता है एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके अपब्रिंगिंग में, आप कैसे सोसाइटी के अंदर अपने आप को पेश करते हैं।
आप किस तरीके से, आप किस अखलाक से लोगों से मिलते हैं, ये सारे का सारा डिपेंड करता है ऑन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुझे ये मौका मिला जी। और मैं ये भी चाहूँगा कि अल्लाह ताला अगर मुझे किसी रुतबे पे पहुँचाता है तो मैं जितना हो सके मैं सोसाइटी को दूँ और मैं कोशिश करूँ जितना हो सके एजुकेशन पे मैं वर्क कर सकूँ, जिससे मेरे गांव के लोगों को फ़ायदा हो और हमारे क्षेत्र के भी लोगों को फ़ायदा हो। जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो आपके इलेक्शन लड़ा रहे हैं आप लोगों को? जी, अमूमन अगर आप देखेंगे, चाहे आप चंदियाने से आप देखेंगे अगर, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा चंदियाना मुझे इतना एतबार है कि शायद अगर मैं बात करूं 10% भी हार्डली कोई और अगर मुझसे वोट ले जाए, बहुत बड़ी बात समझता हूं। 90% वोट आप ही को पड़ेगा। 90% इंशाअल्लाह ताला। मेरा गांव का जो पोल है वो 6000 प्लस का है और मतलब वोट है 6000 प्लस और वोट डल जाएगा 4000 प्लस जी। तो मेरी नज़र में पहली चीज़ तो ये, तो इसका मतलब क्या है, मैं इतना कॉन्फिडेंस क्यों हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस ये इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विपक्ष भी मुझसे निराश नहीं है। जी। मैंने जो बिहेवियर यहाँ पे 5 साल अपने दिखाया है और जिस बिहेवियर को मैंने फॉलो करा है, जो मेरा नेचर रहा है, मैंने कभी कोशिश नहीं करी मैं किसी का दिल दुखाऊं, चाहे वो मेरा आदमी था या विपक्ष का आदमी था। मैंने कोशिश ये करी कि हाँ जी, मेरे बस से अगर वो काम हो सकता है तो मैं करूं। अगर रही बात ये सड़कें बनाने की, जिसको विकास आज की डेट में समझा जाता है, तो मैंने सड़कें अपने मोहल्ले में शायद हो सकता कम बनवाई जितनी मैंने विपक्ष के यहाँ बनवाई हैं। जी। तो मुझे सब आप एक हैं, सब लोग आपको लड़ाने के। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा चंदियाने का पक्ष और विपक्ष दोनों मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, मुझे चुनाव लड़ाएंगे। दूसरी बात, फिर आप आ जाइए और गांव है घेसीपुर है, उसके अंदर जिम्मेदारान सारे आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे साथ हैं। ऐसे ही अमरपुर में आप देखिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जिम्मेदारान के पीछे ही खाली वोट होते हैं, नीचे जनता भी है। तो लेकिन जिम्मेदार जो होता है, जिम्मेदार सबसे पहले खड़ा गांव के अंदर। जी। आपके पास आदमी नीचे गरीब आदमी है या ज़रूरतमंद आदमी है, वो सबसे पहले अपने ज़िम्मेदार के पास जाएगा गांव के, बाद में आपके पास पहुंचेगा। तो वैल्यू रखते हैं वो लोग और उनके पीछे वोट शेयर है। तो वैसे ही हर तरीके से हर गांव के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो चंदियाना हो, घेसीपुर हो, अमरपुर हो, गिरौरा हो, भड़कांव हो, मैं कह रहा हूँ सारे के सारे सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह हैं साथ में, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप और गांव में चले जाएंगे, नरसेने के ज़िम्मेदार हैं, हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। रघुनाथपुर के ज़िम्मेदार हैं, वो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। जरिया के ज़िम्मेदार हैं, वो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। तो भोलिया के हैं, मतलब जितने भी गांव आते हैं, काच रोड के हैं, सब लोग लग रहे हैं हमारे साथ, आपसे लोग जुड़ के चल रहे हैं और सब लोग सम्मान दे रहे हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सम्मान जो है जीत में भी इंशाल्लाह ताला टर्न होगा। जब जैसे हम इस वक्त के जो मौजूदा ज़िला पंचायत है वो राफ़े खां हैं जी, आपको उनकी राजनीति किस तरह की राजनीति लगती है? जैसे हम इस वक्त के जो मौजूदा ज़िला पंचायत है वो राफ़े खां हैं जी, आपको उनकी राजनीति किस तरह की राजनीति लगती है? जो 5 साल से आप भी यहाँ पर मौजूद प्रधान हैं और 5 साल से वो भी हैं, तो आप किस तरह की राजनीति उनको देखते हैं, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? मैं उसके बारे में इतना ज़रूर कमेंट करूँगा। देखिए, बाय बिहेवियर अगर आप उसको देखेंगे, जो लोग बाग हैं उसके बारे में, अगर आप जिसने उसे दूर से देखा है जी, वो उसकी तारीफ़ करेगा। उसके लिए ये सबसे बड़ा अच्छा उसके अंदर फैक्टर रहा, जिस बात की तारीफ़ें करनी चाहिए, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, सामने लड़ रहा हो, ना लड़ रहा हो, लेकिन अगर उसकी तारीफ़ है तो वो तारीफ़ इस बात की, हाँ ही हैज़ गिवन द टाइम, उसने टाइम दिया है, वो अवेलेबल रहा है। चाहे इसकी वजह ये हो कि हाँ जी भैया अभी शादी नहीं हुई, अभी बच्चे नहीं हुए, कारोबार नहीं है, लेकिन हाँ टाइम दिया, टाइम दे रहे हैं वो घूमने के बुलेरो जो है वो, लेकिन उस टाइम के अलावा कुछ और नहीं करा। अच्छा, सिर्फ रोड्स पर ही ज़्यादातर हमने हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम के लिए कुछ और भी तो होता ना क्षेत्र का, जिससे फायदा हुआ होता। जबकि उनके तो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे खासे रिलेशन है उनके। कहाँ मतलब आपके ताल्लुकात हैं, कोई गवर्नर है, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, लेकिन आपने उनका क्या उससे फ़ायदा हुआ आपके, वो उस क्षेत्र वालों को ये बताओ मुझे। भाई सड़कें तो कोई भी बनवा देता। जी जी बेटे, सड़क के तो किसी भी तरीके से कोई भी खड़ा होकर, एक अधिकारी खड़ा हो जाता, सेक्रेटरी खड़ा हो जाता। मान लो कि चंदियाने में मैं प्रधान हूँ जी, जो विकास कार्य अगर सड़कें वड़कें बन रही हैं तो ये तो सेक्रेटरी और जेई खड़े होकर बनवा देंगे जी, हमारी क्या जरूरत है। लेकिन प्रधान की जरूरत इसलिए है क्योंकि जनता जो है वो उनको प्रधान के पास जाती है कि भाई मेरे साथ ये समस्या है, मेरी ये हल कराओ। तो प्रधान पक्ष रखता है जनता का
अधिकारियों के सामने जी कि भाई हाँ जी इसका मकान बनना है, ये मकान बनवाओ, इसका ये शौचालय बनना है, ये शौचालय बनवाओ। प्रस्ताव प्रधान देता है, जी या थाना है, चौकी है, उसके अंदर कोई बात है, जनता नहीं हिम्मत रखती डायरेक्ट जाके उनसे इन्वॉल्व हो और जाके उनसे बात करे, जी। हिम्मत नहीं कर पाते, तो प्रधान बीच में इंटरफेयर करता है, प्रधान जाता है उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर। लेकिन आपको अगर इस तरीके से याद करो, आप नहीं अवेलेबल हो, या आपसे अगर ये कहो कि हाँ भैया एजुकेशन का मामला है कि इसके लिए कोई स्कूल, आप कह दो कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, तो आपके ताल्लुकात वो किस काम के हैं? जब अपनी पब्लिक के काम नहीं आ रहे तो। या तो सिर्फ ये है कि फ़ोटो खिंचवाने के ताल्लुकात हैं आपके, और उनके साथ खड़े हो जाओ, फ़ोटो खिंचवा ले, ट्वीटी कर लो और चले जाओ। भरम भारी करना है, घमंड दिखाना है, तो बस इस चीज़ में उनकी कमी रही। दूसरी कमी ये रही कि उन्होंने सबको साथ लेके नहीं चले। वो सबसे बड़ी कमी ये रही कि हाँ जी, उन्हें जितना प्यार मोहब्बत क्षेत्र ने दी जी इस राफे को, किसी को नहीं मिला इतना प्यार। जी जी, सब ज़्यादा वोटों से सबको जीते नकार दिया। मैं कह रहा हूँ, तुम्हें मुसलमानों ने वोट दिया, तुम्हें हिंदुओं ने वोट दिया, और हर बिरादर ने दिया, चाहे वो छोटी थी बड़ी थी, सब ने। तुम जो चाहते, तुम्हें तो दुनिया में कोई तुम्हारे सामने खड़े होने वाला पैदा नहीं होता, जी जी कोई भी किसी तरीके, क्योंकि तुम्हारे साथ हर आदमी जुड़ा हुआ था, लेकिन तुम उस चीज़ को संभाल नहीं पाए, आप वो प्यार मेंटेन नहीं कर पाए। ये एलिगेशन है आपकी तरफ से उनके लिए। आप सब जगह सबको निराश करते चले गए। अब क्या स्थिति है उनकी, क्या स्थिति मानते हैं आप? स्थिति यही है मेरे भाई, स्थिति खराब है उनकी अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। उनको ये लग रहा है कि सिर्फ एक दल उनको चुनाव जिता देगा और वो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता भाई। आपको सबका चाहिए वोट, सबको साथ लेके चलना सबको लेके चलना पड़ेगा आपको, तभी तो आपको मैं सोचने लगूं कि हाँ जी बस खाली मेरे साथ फलां लोग हैं, यही मुझे चुनाव लड़ा देंगे, बाकी मुझे, अब मान लिया एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आप ही हैं आपके गांव के जी, भाई, मैं ये सोचूं कि नहीं जी आप ही मुझे चुनाव जिता दोगे, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं मैं, मुझे गांव के अंदर हर आदमी से ताल्लुक़ रखने हैं, हर आदमी को मुझे लेके चलना है जी। अगर मुझसे कोई गलती हुई भी है मान लो, तो मैं उस आदमी से कहूँगा हाँ भाई मुझसे गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जी जी, लेकिन मुझे दोबारा मौका दो। लेकिन आपके अंदर घमंड गुरूर इतना भर गया उस जीत का या अपने ताल्लुकात का, MP MLA का, तो वो आपके चेहरे पे दिखने लगा, आप जनता को दिखाने लगे, उस डर को भी भयानक करने लगे। अब मैं अपने गांव की बता रहा हूँ, मेरे गांव के अंदर लोग ऐसे हैं जो मुझसे आगे शिकायत ये करते हैं, जिन्होंने धमकियाँ ऐसी दी हैं कि बंद करा दूंगा, मरवा दूंगा गुजरों से अच्छा जी, कारोबार ठप करा दूंगा, ये राफे खान की जी। तो मतलब आप ये बताइए कि आपके अंदर आप अनाउज़ुबिल्ला खुदा हो गए जी, आप किसी का कारोबार ठप कराओगे, आप किसी की मौत ज़िंदगी तय करोगे, आप कौन हो भाई मेरे? आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या औकात है? मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि उनकी अब मुखालफत शुरू हो चुकी है? बेशक भाई मेरे, ये देखिए अब वक्त तय करेगा, जनता तय करेगी, लेकिन मेरे एतबार से तो जनता इन्हें नकार चुकी है जी। ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलहाल जो थी हवाबाजी चल रही थी कि हाँ जी भैया हम पावर में हैं, हमारी वहाँ चलती है, हमारी वहाँ चलती है, लेकिन वो सिर्फ हवा में है, ऑन ग्राउंड्स देयर इज़ नथिंग। तो ये डाउनफॉल की शुरुआत है, और अब बस मैं आगे कुछ नहीं कह रहा भाई मेरा, बाकी अल्लाह तय करेगा कि हाँ जी किसका सफ़र कहाँ तक होता है। अजीम भाई, जब हम बाराबस्ती की बात करते हैं या वार्ड नंबर 2 की बात करते हैं, तो लगभग शायद 20 या 25 गांव इस वार्ड नंबर 2 में आते हैं जी। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो कौन सी वो 3 प्रॉब्लम आपको नज़र आई यहाँ पर कि भाई अगर मैं ज़िला पंचायत जीत जाता हूँ तो मैं इन परेशानियों को तो ज़रूर सॉल्व करूँगा, चाहे वो डेवलपमेंट को हो, रोड्स को लेकर हो, कनेक्टिविटी को लेकर हो, या आपसी भाईचारे को लेकर हो, किसी भी तरह की कोई वो 3 प्रॉब्लम के अगर आप जीतते हैं उसके बाद आप उस पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए? जी सदफ भाई, देखिए मेरा सबसे अटमोस्ट जो टारगेट है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इज़्ज़त से नवाजा, तो सबसे पहले जो आपने पॉइंट रखा भाईचारा जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा क्षेत्र हमेशा से मैं देखता आया हूँ, हमारे क्षेत्र में कभी इस चीज़ को लेकर कभी भी कोई विवाद नहीं रहे, हमारा क्षेत्र कभी सुर्खियों में नहीं रहा। छोटी मोटी वारदातें तो कभी ना कभी हुई होंगी, जी जी, वो कहीं ना कहीं हो जाती हैं, घर में 2 बर्तन हैं तो वो आपस में खटकते हैं, लेकिन हाँ कोई बड़ा इस तरीके का कोई आज तक विवाद नहीं हुआ। तो पहली चीज़ तो ये कि भाईचारा मेंटेन रहना चाहिए हमेशा। जी। और दूसरा, मैंने यहाँ पे ये फ़र्क फील करा है, लेकिन
कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे क्षेत्र में फ़िलहाल हैं, जो नेता के रूप में देखे जाते हैं, जो पार्शियलिटी बहुत करते हैं। जी जी वो हर समाज को, हर धर्म को साथ लेके नहीं चलते। जी जी उनको ये लगता है कि मैं फ़ला धर्म के साथ लगूंगा तो फ़ला धर्म मुझसे नाराज़ हो जाएगा जी या मेरा वोट बैंक बिगड़ जाएगा। आपको ऊपर वाले ने इज्जत दी है तो आप कोशिश ये करिए ना, आप दोनों को बराबर लेके चलिए, जी आप दोनों का सब सम्मान करिए। ज़रूरी थोड़ा ना है कि आप एक के साथ ही लगेंगे तभी आपकी इज्जत होगी, तभी आपको ऊपर वाले इज्जत देगा। जी आपको तो सबसे पहले अपने धर्म की इज्जत करिए, आप उसकी इज्जत करवाइए, आप तब आप सामने वाले की भी इज्जत करिए, आप जी उसको बात प्यार दिए उसको। तो मेन चीज़ ये भाईचारा मेंटेन रहे, पहली चीज़। अब आ जाइए आप डेवलपमेंट के उसमें रूप में, तो हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के मंत्री रह लिए, जी हमारे यहाँ के गवर्नर रह लिए, हमारे यहाँ के बड़े से बड़े नेता रह लिए। मैं किसी एक इंसान का नाम तो लूँगा नहीं, लेकिन अगर वो लोग चाहते तो हमारे क्षेत्र के अंदर बड़े से बड़े कॉलेज होते, बड़े से बड़े अस्पताल होते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। जी यहाँ पे विकास के नाम पे क्या है, लोग बाग सड़कें बनवा रहे हैं, गलियाँ बनवा रहे हैं, लेकिन वो विकास आपका क्या मोटिव है उससे, आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर आपका योगदान क्या है। जी वो जेई खड़ा होकर करवा देगा, इंजीनियर खड़ा होकर करवा देगा, तो आपकी नेता की क्या ज़रूरत है। जी हम और आप लीडर चुनते हैं ताकि वो हमारी बात को रखे आगे दुनिया के बीच में। आपके कोई मोटिव्स हैं, आपके कोई पॉइंट्स हैं, आप उसको लीजिए पब्लिक के बीच में, उनकी सुनिए, उसके बाद आप प्रशासन के सामने रखिए। जी जी सही बात। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ वोटों की राजनीति होती है कि हाँ जी सिर्फ उसकी सुननी है जिसके पास वोट ज़्यादा हैं, और खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना है। उसके अलावा कोई भी मोटिव पे बात नहीं करता। मान लो कि कोई पिछड़ा वर्ग है या कोई एक समाज है, कोई एक धर्म के लोग हैं जो कि पिछड़े वर्ग में हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती, सिर्फ इस वजह से नहीं होती, नहीं जी मैं नहीं बोलूँगा, भैया मैं बोलूँगा तो उनका बुरा बन जाऊँगा। मैं चाहता हूँ लीडर ऐसा हो कि जो सबकी सुने, और अगर आपको ऊपर वाले ने वो इज्जत दे रखी है कि आप दोनों पक्षों को राज़ी कर सकते हैं, तो उनको एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे लेकर आइए ना आप। जी जी सही बात है। आप उनके फैसले करवाइए। अगर आप एक पक्ष का साथ दोगे तो दूसरा पक्ष तो आपके साथ है ही नहीं, नाराज़ होगा, वो नाराज़ होगा। आप उसकी जो उम्मीदें हैं, जिस उम्मीदों पे उसने आपको वोट दिया है, आप उसको निराश कर रहे हो। आप कम से कम कोशिश तो करो। जी जी ऊपर वाला देगा इज्जत आपको, दूसरे के दिल में भी डालेगा आपको। जी तो वो चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप एजुकेशन है, स्कूल के लिए प्रस्ताव तो दो आप। जी आप मेहनत करो, आप कहीं पर लैंड ढूंढो, किसी गांव आपके जैसे आपने कहा 20-25 गांव आते हैं, कोई तो गांव ऐसा होगा जहां पे कि लैंड अवेलेबल होगा। जी आप जी उस लैंड के लिए लो, जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उनके पास जाओ, उनके डिपार्टमेंट में जाके आप एप्लीकेशन दो। जी आप उनसे रखो कि हाँ भाई मेरे क्षेत्र है ये, यहाँ पे इतनी लैंड अवेलेबल है, और आप यहाँ पे प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि एक सीनियर स्कूल हो, एक कॉलेज हो, एक हॉस्पिटल हो, लेकिन यहाँ पे कोई उसके बारे में बात ही नहीं इन करता। चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं। यहाँ पे कोई ध्यान देता नहीं। यहाँ पे क्या है कि बस सड़क बनवाओ, उसके सामने खड़े हो जाओ, फोटो खिंचवा लो। जी तो दिस इज़ नॉट द डेवलपमेंट ऑफ आवर एरिया। ये सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो खींचने की राजनीति है। सड़क पर खड़े होकर काम करवाने का काम जेई भी कर सकता है, इंजीनियर भी करवा सकता है, जी। या कोई भी सरकारी महकमे का आदमी खड़ा होकर वहाँ पे काम करा सकता है। आपकी ज़रूरत नहीं है। जी आपकी ज़रूरत ये है कि आप पब्लिक की नीड्स पूरी करें। जी आपकी नीड, आपकी ड्यूटी ये है कि हाँ जी भैया अस्पताल नहीं है हमारे यहाँ अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो मैं कहीं पर अस्पताल लेकर आऊँ, मैं कहीं पर स्टेडियम बनवाऊँ खेलने कूदने के लिए लड़कों के लिए, मैं कोई जिम बनवाऊँ उनके लिए। बाकी सड़कें वड़के के लिए तो फंड दे ही रही है सरकार। जी जी आप अपनी जेब से थोड़ा ना कुछ करा रहे हो, आप कुछ पर्सनल किसी फरियाद के साथ थोड़ा ना कुछ कर रहे हो। आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दिखावे की राजनीति हो रही है सिर्फ बस, ये? और कुछ नहीं हो रहा, दिखावा है। लेकिन असल जो चीज़ है, जैसे कि मान लिए कि आप किसी कंसर्न मिनिस्टर से आप कहते हो कि हाँ जी आप सरकार के अंदर आदमी हो, आप सरकार के अंदर ताल्लुकात रखते हो आप जी, तो आपकी सरकार से जब इतने अच्छी उठ बैठ है, आप सरकार के बीच रहते हो, उनके लोगों के बीच में रहते हो, तो आपके लिए तो काम कराने बहुत आसान है। आप क्यों नहीं करवा रहे क्षेत्र के लिए कोई काम? आप क्यों नहीं लेकर आ रहे कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई स्कूल? आप ये बताइए क्यों नहीं लेकर आ रहे आप कोई किसी तरीके का कोई ग्राउंड लेकर आइए कि हाँ जी भैया कि मैं खेल मंत्री से मिला और मैंने शिक्षा मंत्री से बात करी, मैंने या किसी से भी कंसर्न XYZ। जी जी, तो कुछ अलग तो हो। तो वो उस तरीके की यहाँ पे कोई सोचता नहीं है, कुछ करता नहीं है।
अब मरहूम, मैं चाहता हूँ इम्तियाज़ चाचा का मैं यहाँ पर नाम लूँगा कि सिर्फ एक वो तो थे वाहिद शख्स जो कि हमदर्दी जिनका आज रखते थे। भी, आज आप देखिए तो उन्होंने क्या क्या क्षेत्र के लिए करा, उनके अलावा किसी ने कुछ नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं सोचा इसके बारे में। काफ़ी लोग बड़े लोग बाग आते हैं, टूई बत्तियों में घूम कर चले आते हैं, खूब फोटोग्राफी, खूब वीडियो बनती है, खूब रील्स बनती हैं, जी जी, लेकिन क्या उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ करा? मंत्री भी रह लिए, गवर्नर भी रह लिए, विधायक भी लेकिन रहे। कभी सोचा कि हाँ जी भैया क्षेत्र के लिए मैं फला चीज़ कर जाऊं जिससे क्षेत्र मुझे याद रखे, मेरी वाहवाही करे? तो मैं ये चाहता हूं कि मैं ज़रूर अपने वोटों के साथ साथ ये जो सड़कें वड़कें हैं इनके काम के अलावा इंशाल्लाह इन चीज़ों पे भी वर्क करूं कि क्षेत्र के अंदर कोई कॉलेज हो, कोई अस्पताल हो, कोई स्टेडियम हो। और कहीं ना कहीं मैंने प्रधान रहते हुए भी ये चीज़ें कोशिश करी हैं कि मैं कुछ ना कुछ कर सकूं अलग से। जी, अब मेरी 1 साल पहले शिक्षा मंत्री जी और आपका ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे अपना जयंत सिंह जी, इनसे भी मेरी वार्तालाप रही, मेरी एक बार मुलाकात भी हुई और मैंने एक रिटन एप्लीकेशन भी दी जिसके अंदर मैंने ये चाहा कि मेरे क्षेत्र को एक फ़ायदा हो, एक मिनी स्टेडियम बनाया जाए। या मिनी स्टेडियम के अलावा मैंने एक कॉमन सर्विस सेंटर के हिसाब से भी मतलब दिया कि इसके अंदर वो कहते हैं ये विमेन का होता है, एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक वहाँ पर सर्विस सेंटर होता है, एक जिसका स्किल सेंटर जो होता है, मैं वर्ड एग्जैक्ट आ नहीं रहा था मेरे दिमाग जी में। जी, स्किल सेंटर, तो वो स्किल सेंटर के लिए हमने कहा कि स्किल सेंटर हो या फिर मिनी स्टेडियम हो, या तीसरा ऑप्शन हमने दिया कि एक गर्ल्स का कॉलेज हो बाराबस्ती के अंदर। तो वो हमने बात करी और उसका अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस ये भी मिला हमें कि वो जांच फिर बुलंदशहर आई, बुलंदशहर से सियाने आई, फिर सियाने में कुलदीप जी हैं वो भी आके सर्वे वर्वे करके गए और मुझसे मिल के गए। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं किसी दिन अल्लाह ताला वो काम हमारा हो जाए। तो एक कोशिश ये, फिर ये PWD वाले हैं जैसे सड़कें वड़कें बना रहे हैं, तो हाल फिलहाल में मैंने कल कुछ उनसे, हमारे गांव की नीड थी नाले वाले की, तो उसको लेकर भी मैंने उनसे बातचीत करी है कि एप्लीकेशन दी मैंने, अपने तरफ से एक प्रस्ताव भेजा जिसके ऊपर भी वर्क चल रहा है कि हाँ जी इंशाल्लाह वो नाला का भी काम शुरू हो जाए। तो अगर आप पब्लिक आपको वार्ड नंबर 2 से, सबसे पहले तो हम पूरे वार्ड नंबर 2 की बात करते हैं, सिर्फ बाराबस्ती की बात नहीं करते हैं, जितने गाँव उसमें आते हैं जी। तो अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो अगले 5 साल के लिए आपका क्या विज़न होगा, किस विज़न के साथ आप बाराबस्ती के अंदर या वार्ड नंबर 2 में काम करेंगे ताकि आपको जो लोग हैं दूसरे कैंडिडेट से डिफरेंस माने? देखिए पहली चीज़ तो ये है, देखिए जो विकास है, विकास जो जनता समझती है कि रोड बनवाना, इंटरलॉकिंग जो है वो लगवाना, या किसी भी तरीके इंटरकनेक्टिंग कोई जो भी सड़कें हैं उनको बनाना गांव से गांव, वो सब तो देखिए रहेंगी। जी जी, मैं उन सबको मानता हूं कि वो सेकेंडरी हैं मेरे लिए। वो सब कार्य तो चलता रहेगा जी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मैं जो देता हूं वो देता हूं इस चीज़ को कि आप जनता के बीच रहकर आप पार्शियलिटी ना करें, आप सबको एक साथ लेके चलें और उससे ऊपर उठकर सोसाइटी के लिए जो बेटरमेंट की चीज़ें हैं उन पे भी फोकस करें। आप कुछ काम ऐसा भी करें जो कि आपकी नॉर्मल लाइफ से अलग है, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा हो, चाहे वो एजुकेशन के एतबार से हो फर्स्ट, चाहे वो कारोबार के एतबार से हो सेकेंडरी, चाहे वो तीसरा आपका खेल के एतबार से हो, बच्चों को खेलने के लिए मैदान मिले जी, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल मिले, या कुछ भी कारोबार मिले। तो मैं ये चाहूँगा इंशाल्लाह ताला कि अगर मैं, अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त देता है और मेरे क्षेत्रवासी मुझे वो मौका देते हैं, तो मैं इन चीज़ों पर ज़रूर वर्क करूँगा कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ इन 5 साल के अंदर जिससे हमेशा ज़िंदगी भर तक के लिए लोग आपको, मेरे क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा होता रहे। अच्छा, आप जब लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या मुद्दे आप लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको लोग जो है, किस तरह का रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है उन मुद्दों के बाद? देखिए फ़िलहाल जो परिस्थितियाँ हैं, देखिए इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, मैं अपने आप को बहुत ऊपर बताऊं और सामने वाले को बिल्कुल नीचे बता दूं जी। जो बात है, जो मेरा कंटेंडर है फ़िलहाल मौजूदा परिस्थिति में वो मजबूत है जी। लेकिन जनता जो है वो दिन पे दिन उनकी सच्चाइयों को, उनके बिहेवियर को वाकिफ़ होते जा रहे हैं। जो पिछले ज़िला पंचायत सदस्य और हमसे जुड़ रहे हैं, दिन पे दिन प्यार मिल रहा है, लोग बाग जुड़ रहे हैं, और चाहे वो किसी भी समाज से हो, सब समाज के लोग हमसे जुड़ के चल रहे हैं, हमें अच्छे बुरे में याद कर रहे हैं। और बस हमारी प्रायोरिटी तो ये है कि हम किसी भी तरीके से उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहें।
और उनके जो भी काम है चुटपुट के, चाहे वो पुलिस महकमे के एतबार से हों, चाहे वो हॉस्पिटल के एतबार से हों, जी बीमारी के मामले हों या कुछ और हो, XYZ, तो हम वहाँ पे अवेलेबल रहें उनके लिए, उनके काम आते रहें, ये हमारा मोटिव है। और दूसरा, इंशाल्लाह ताला ये बढ़ता चला जाएगा, दिन पे दिन प्रोग्रेस हो रही है। और हमने एक चीज़ सीखी अपने बड़े बूढ़ों से, वो चीज़ मैं अपने पर भी एप्लीकेबल करता हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि ये आदमी मेरा नहीं है। जी मैं सबको अपना समझता हूँ। मैं कोई आदमी किसी का है भी तो उससे मुझे उम्मीद ये देती है आज उसका शायद कल मेरा भी हो जाएगा। जी तो मैं कभी वो चीज़ बिहेवियर नहीं करता कि हाँ जी कि ये मेरा आदमी नहीं है, मैं इसका काम नहीं करूँगा जी या मैं इससे बचूँगा। मैं हमेशा ये मोटिव रख कर चलता हूँ कि हाँ जी, चाहे वो विपक्षी है या पक्ष का है, अगर मेरे बस में है वो काम करना तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो काम करूँ। जी जी। तो बस ये मोटिव है मेरा भाई, और बाकी ऊपर वाले के हाथ में है कि ऊपर वाला किस तरीके से हमें इज्जत से नवाजता है। जो यूथ है इस वक्त हिंदुस्तान में 50 से 60% आबादी यूथ है और हमारे बाराबस्ती में भी बहुत तो आप किस लोगों से क्या मैसेज देंगे कि आपसे वो कनेक्ट हों, आपसे जुड़ें वो लोग? मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई, सारे मेरे क्योंकि आप नौजवान भी भाइयों जवान से हैं और यंग अनुरोध हैं। है कि देखिए, भाईचारे को, प्यार मोहब्बत को और एक मैं कहना चाहूँगा साफ दिल जी और साफ छवि को एक मौका दें। जी मैं ये चाहता हूँ कि मैं कल को इन सब की आवाज़ बनूंगा कि हाँ जी, इनके लिए मैं क्षेत्र के अंदर, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, जी स्कूल या कॉलेज एतबार से हो, या एक स्टेडियम हो, खेल मैदान के एतबार से हो, मैं इनके लिए हमेशा कोशिश ये रहेगी मेरी, मैं इनके लिए कुछ बेटरमेंट कर सकूं, मैं इनके लिए कुछ इस तरीके का डेवलप कर सकूं जिससे इन लोगों का फ़ायदा हो। हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी कमी एक ये भी है कि हमारे यहाँ कारोबार रोज़गार नहीं है। जी जी जी। यहाँ पे आदमी या तो सिर्फ बागों में लिमिटेड है, या लकड़ी का काम कर रहा है, या तीसरा वो मजदूरी कर रहा है। जी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे क्षेत्र में। अगर मेरे ऐसे ताल्लुकात होते जी जी और मेरे चचा या मेरे रिश्तेदार सरकार में बैठे होते, सत्ता में होते, तो मैं तो एक फैक्ट्री ला के खड़ी कर देता यहाँ पे। 10,000 लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड होते मेरे क्षेत्र के। या मैं चलो छोड़ो क्षेत्र में भी ना होते, मैं 2-4 की नौकरी तो लगवा देता अपने चचा से कह के जी, कहीं पे वो तो कामयाब होते। लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना सेल्फ वोट की राजनीति, डेवलपमेंट हुआ है। सेल्फ डेवलपमेंट बड़ा एलिगेशन है, सेल्फ डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ वो हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ। मैं ये सोचता हूँ कि यार पता नहीं किस सोच के, किस तरीके के लोग हैं। मैं उनकी जगह होता, एक छोटी सी बात करो, मुझे ना करना होता स्कूल का विकास, ना करना होता मुझे कॉलेज का विकास, ना करना होता मुझे स्टूडेंट्स के लिए स्टेडियम का विकास, ना अस्पताल बनवाना होता मुझे, लेकिन मैं कोई गेट बनवाता मेरे बाप दादा के नाम का कि जनता उसे याद रखती। जी। लेकिन वो भी तक नहीं याद। तो बड़े अफसोस की बात है ये। तो मेरी नज़र में तो ये है कि बस जो हुआ सो हुआ, लेकिन जनता को अब निर्णय लेना चाहिए, अब फैसला लेना चाहिए आगे के सोच के, कि आगे को हमारा रहबर कौन बने, हमारा मुस्तकबिल कौन तय करेगा, आगे की लड़ाई कौन हमारी लड़ेगा, कौन हमारी आवाज़ें आगे पहुंचाएगा। तो जनता को ज़रूरत है कि ऐसा आदमी मैदान में आए, चाहे वो मैं ना हूँ, कोई और हो। जी जी। मैं नहीं कहता कि हाँ जी मैं इस लायक हूँ। अगर जनता मुझे इस लायक समझे तो हाँ, मुझे वोट दे, मुझे सपोर्ट करे। और अगर जनता को ये लगता है कि नहीं मुझसे बेहतर कोई और है, तो उसको मौका दे। लेकिन ऐसा रहबर, ऐसा कोई मजबूत नेता चुनना बहुत ज़रूरी है जो आपकी आवाज़ बने, जो आपके मोटिव्स, आपके पॉइंट्स आगे प्रस्ताव दे सके, आगे गवर्नमेंट्स जो हैं उनके सामने आपके वैलिड पॉइंट्स रेस कर सके और आपकी आवाज़ बन के उनके सामने पेश हो सके। जी जी। तो मेरी सोच तो ये है भाई। बाकी बस मैं इनसे चाहता हूँ मुझे प्यार दें, मुझे मोहब्बत दें और मुझे सपोर्ट करें, और मेरे लायक कुछ भी हो हमेशा मुझे एक फ़ोन की देरी है, मुझे याद करें, इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सदम भाई।